हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। बच्चों, क्लास 11 हिंदी मीडियम केमिस्ट्री की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। और हम परमाणु संरचना पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हम विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन कर रहे थे बच्चों। और प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो मैक्सवेल का मानना था कि प्रकाश जो है उसकी विकिरणें तरंगों के रूप में गति करती हैं और प्लांक का मानना था कणों के रूप में गति करती हैं। और हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों के गुणों की बात कर चुके हैं। गुणों की बात कर चुके हैं कि वो जब लगातार निकलती हैं तो ऊर्जा की हानि करती हैं। संचरण की दिशा है तो वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, सभी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वो जब तरंगे गति करती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें गति करती हैं तो प्रकाश के वेग से गति करती हैं, लगातार ऊर्जा की हानि करती हैं। ओके बच्चों, निर्वात में भी गति कर सकती हैं, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम आज की क्लास में विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अभिलक्षणों की बात करेंगे। अभिलक्षण क्या है? तो हम कोई एक विकिरण मान लेते हैं, जैसे सपोज करो कि ये संचरण की दिशा है और कोई एक विकिरण इस तरीके से गति कर रही है। ओके बच्चों, तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अभिलक्षण आज का टॉपिक डालोगे, ठीक है। और उसमें सबसे पहले लिखोगे तरंग दैर्ध्य, जिसका संकेत क्या है बच्चों? लैम्बडा, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का संकेत क्या है? लैम्बडा, इसको लैम्बडा बोलते हैं। देखो, ये सामने एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है और ये तरंग के रूप में गति कर रही है, ठीक है। बच्चों समझना कि एक बार ये संचरण की दिशा से ऊपर जाती है, एक बार नीचे। तो जब ये ऊपर जाती है तो उसको बोलते हैं स्रंग, और जब ये नीचे जाती है तो उसको बोलते हैं घृत, ठीक है। ऊपर जाएगी संचरण की दिशा से स्रंग, नीचे जाएगी घृत, फिर स्रंग, फिर घृत, फिर स्रंग। तो तरंग दैर्ध्य क्या है? ठीक है। इन्वर्टेड कोमा में इसकी परिभाषा लिखोगे बच्चों, दो क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, या तो स्रंगों या फिर घृतों के बीच की दूरी, दो क्रमागत स्रंगों या घृतों के बीच की दूरी। जैसे ये एक स्रंग है और ये भी एक स्रंग है, तो इनके बीच की दूरी को हम बोलते हैं बच्चों तरंग दैर्ध्य, और उसका संकेत क्या होता है? लैम्बडा। ऐसे ही ये दो घृत हैं क्रमागत, इनके बीच की दूरी फिर से लैम्बडा है। तो बच्चों ये है तरंग दैर्ध्य। परिभाषा लिख दोगे, दो क्रमागत। देखो टॉपिक डालोगे आज का, नोट्स कैसे बनाओगे? विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अभिलक्षण, पीछे जो पढ़ चुके हो उसके बाद। और फर्स्ट पॉइंट डालोगे तरंग दैर्ध्य, ये डायग्राम साइड में बना लेना। और तरंग दैर्ध्य लिखोगे ब्रैकेट में लैम्बडा, उसका संकेत लिखोगे। परिभाषा लिख दोगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें, परिभाषा लिखने से पहले बात लिखनी है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें स्रंग व घृत के रूप में गति करती हैं, तथा यहाँ से परिभाषा लिखोगे दो क्रमागत स्रंगों व घृतों के बीच की दूरी, या तो दो लगातार स्रंग ले लो या दो लगातार घृत ले लो, उनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य, ठीक है। और उसके बाद लिख दोगे, चाहो तो इसको अलग से दर्शाना एक डायग्राम बना करके, और उसके बाद बच्चों लिखोगे कि इसका जो मात्रक है वो मीटर होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है बच्चों? मीटर, ओके। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट डालोगे आयाम। इसको इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम। और आयाम का जो संकेत है वो ए है, ओके बच्चों, ठीक है। आयाम क्या है? या तो किसी स्रंग में चले जाओ या किसी घृत में चले जाओ। जैसे ये स्रंग है तो स्रंग की तो ऊंचाई या फिर किसी घृत की गहराई, ठीक है। स्रंग की ऊंचाई तो ये आयाम है, और या फिर किसी घृत की गहराई, ये आयाम है। ये लैम्बडा है, ये लैम्बडा है, ठीक है। तो आयाम की परिभाषा लिखोगे, किसी इन्वर्टेड कोमा से लिख देना, किसी स्रंग की ऊंचाई, किसी स्रंग की ऊंचाई या घृत की गहराई को आयाम कहते हैं, ठीक है। और इसका जो मात्रक है ना वो लंबाई के बराबर है, लंबाई के बराबर, ठीक है। लंबाई का जो मात्रक है वो तो लंबाई के बराबर। तो आयाम में लिख दोगे किसी स्रंग की ऊंचाई या फिर घृत की गहराई, उसको हम बोलते हैं आयाम, ओके बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति, आवृत्ति क्या है? जैसे सपोज करो ये कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से 1 सेकंड में कितनी तरंग दैर्ध्य निकलती है,
ठीक है। 1 सेकंड में निकलने वाली गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या को हम बोलते हैं आवर्ती। तो किसी एक निश्चित बिंदु से, परिभाषा में लिखोगे किसी एक निश्चित बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? आवर्ती कहलाती है। ठीक है, 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या को हम आवर्ती बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो आवर्ती है, इसका जो ये संकेत है इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, NU, ये इसका संकेत होता है बच्चों। आवर्ती का जो संकेत है वो है न्यू। और यहाँ साइड में लिख देना इसके नीचे कि मात्रक इसका होता है हर्ट्ज। इसको HZ से दर्शाते हैं। मात्रक इसका क्या है बच्चों? हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों अगला पॉइंट, वेग। और वेग का यहाँ संकेत है C। वेग का संकेत क्या है बच्चों? C। अब C क्या है? वेग की अगर परिभाषा लिखें तो किसी तरंग द्वारा, जैसे ये सामने तरंग है, किसी तरंग द्वारा 1 सेंटीमीटर में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी को वेग बोलते हैं। 1 सेकंड में किसी तरंग द्वारा, मैं परिभाषा बोल रहा हूँ इसी हिसाब से आपको लिखना है, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या बोलता है बच्चों? वेग बोलते हैं। ठीक है, और वेग में यहाँ लिख दोगे मात्रक मीटर पर सेकंड। यहाँ जो मात्रक है बच्चों मीटर पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितना मीटर वो तय करता है पर सेकंड। ठीक है, तो किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों? वेग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ABCD और एक पॉइंट बच्चों मैंने उधर लिखा है, तो यहाँ पर यह है तरंग संख्या, जिसका संकेत है न्यू बार, ऊपर बार और लगा तरंग संख्या। तो तरंग संख्या की परिभाषा क्या लिखोगे? ठीक है, यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख दो, एकांक लंबाई में, कोई निश्चित लंबाई है, एकांक लंबाई में आने वाली तरंगों की संख्या। कोई एक निश्चित लंबाई है, उसमें जो आने वाली तरंगों की संख्या है बच्चों, उसको हम बोलते हैं तरंग संख्या। एकांक लंबाई में, कोई निश्चित लंबाई में कितनी तरंगें आती हैं उसको हम बोलते हैं तरंगों की संख्या। और इसका संकेत क्या है बच्चों? न्यू बार। ठीक है, संकेत इसका क्या है बच्चों? न्यू बार। इसके बाद यहाँ पर कुछ फॉर्मूले भी लिखोगे, नोट डाल के इनको लिख देना बच्चों, जो आगे काम आएंगे। कि एक तो ये कि जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, लैम्डा, और ये जो तरंग संख्या है न्यू बार, ये व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं बोल रहे हैं हम, नोट डाल के लिखना, तरंग दैर्ध्य तरंग संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तरंग दैर्ध्य तरंग संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तरंग दैर्ध्य तरंग संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, फिर एक नोट और डाल देना और उस नोट में लिखना कि ये जो वेग है, ठीक है, वेग मतलब C, तो वेग की गणना इस प्रकार की जा सकती है। नोट में लिख देना, वेग की गणना इस प्रकार से की जा सकती है। और वेग की गणना करने के लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना है, वो है C = लैम्डा × न्यू। काम आएगा बच्चों ये आगे, C = लैम्डा × न्यू। तो ये वेग की गणना करने के लिए हम तरंग दैर्ध्य और न्यू मतलब आवर्ती को गुणा करते हैं। तो वेग है वो तरंग दैर्ध्य और आवर्ती को गुणा करके हम निकाल सकते हैं। ओके बच्चों एक बात ध्यान देना कि जो परमाणु संरचना चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में फिजिक्स में आता है और ये सारी चीज़ें तुम 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर मेरा ये मानना है कि तुम इसको यहीं अगर सीख लोगे तो 12th में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलती हैं तो उससे वो स्पेक्ट्रम, देखो ध्यान दो, नील्स बोर ने यहाँ काम करना शुरू किया था स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम को समझना चाह रहा था, क्योंकि
रदरफोर्ड का मॉडल स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पा रहा था। क्लियर है? रदरफोर्ड का मॉडल स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पा रहा। स्पेक्ट्रम को समझने के लिए सारा काम ये सब पढ़ा किसने? नील्स बोर ने। वो पढ़ रहा था कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं उनकी तरंग प्रकृति कैसी है, तो कन्फर्म है कि स्पेक्ट्रम बनाती है। तो स्पेक्ट्रम कैसा बनता है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके बच्चों।